हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है आईटी एग्जाम्स आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में गाइस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है गाइस कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, जिनको अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। और दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारी यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, चैप्टर रहने वाला है डीसी मोटर। इस चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। गाइस, होल्डिंग कॉइल जो है उसको हम एनवीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, एनवीसी जो है वो जो हैंडल होता है उसको पकड़कर रखता है, और तब तक पकड़कर रखता है जब तक कि एनवीसी जो नो वोल्ट कॉइल है उसमें करंट की वैल्यू उपस्थित रहे। जैसे ही करंट का मान 0 हो जाता है, उस कंडीशन में जो है होल्डिंग कॉइल मोटर को जो है एक तरीके से ऑफ कर देता है। तो गाइस, जैसे ही करंट ऑफ होता है, करंट ऑफ होता है मतलब एक तरीके से फ्लक्स का मान डाउन चला जाएगा। डाउन चला जाएगा तो वहां पे स्पीड जो है अचानक से बढ़ सकती है। वैसी कंडीशन में जो है यहाँ पे मोटर की सुरक्षा, एक तरीके से मोटर को जो है ऑफ कंडीशन में ये लेकर आता है। तो गाइस, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च गति से मोटर की रक्षा करना। आप इस चीज को समझिएगा कि कई कैंडिडेट्स हैं, वो हो सकता है कि आंसर सोचे प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए। देखो यार, प्लंजर को ठीक से पकड़ना होल्डिंग कॉइल का काम नहीं होता। वो तो तब तक पकड़ेगा जब तक उसमें करंट रहेगा। मेनली जो है उस मोटर को ऑफ कंडीशन में ले आना उसका काम होता है, और मोटर को ऑफ कंडीशन में जो है एक तरीके से मोटर की रक्षा करना, ठीक है, उच्च गति से बचाना। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, फिर से मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा, एक्चुअल में स्पीड जो है वो होती है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। आप इस कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत ही गजब लेवल का क्वेश्चन है। आप लोगों ने शायद ऐसे क्वेश्चंस और कहीं पे शायद ही पढ़े होंगे, तो आप लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे ही देखो होल्डिंग कॉइल में करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होगी यानी फ्लक्स का मान भी कम होगा। फ्लक्स का मान कम होगा तो थ्योरेटिकली जो है यहाँ पे एक तरीके से स्पीड का मान बढ़ेगा। बट ऐसी कंडीशन में जो है वो ऑफ कंडीशन में ले आएगा। यहाँ पे जो होल्डिंग कॉइल है वो जो हैंडल है उसको छोड़ देगा और ऑफ कंडीशन में ले आएगा। इसी वजह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च गति से मोटर की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का है सेकंड। इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए डीसी सीरीज मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। गाइस, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए डीसी सीरीज मोटर इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए, ठीक है, वहां पे गति नियंत्रण की कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। तो गाइस, वहां पे हम उपयोग करते हैं फील्ड डाइवर्टर विधि। कौन सी विधि? फील्ड डाइवर्टर विधि। देखो यार, समझिएगा, दो तरीके के यहाँ पे सीरीज मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो फील्ड डाइवर्टर विधि आएगा, और अगर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो मिक्सर वगैरह है, मिक्सर ग्राइंडर जो है, मिक्सर वगैरह, राइट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। मिक्सर में जो है फील्ड टेपिंग विधि काम में लेते हैं। मिक्सर में कौन सी लेते हैं? फील्ड टेपिंग विधि, ठीक है। और फील्ड डाइवर्टर विधि जो है वो हम लेते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन में। हाँ, कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन है जहाँ पे आर्मेचर डाइवर्टर विधि भी काम में लेते हैं। आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि बहुत ही कम जगह प्रयोग में लेते हैं, तो इसका क्वेश्चन शायद ही आपसे पूछे। बाकी मिक्सर का आपसे पूछा जा सकता है, और इलेक्ट्रिक ट्रेन का यहाँ पे पूछा ही गया है। वहाँ पे फील्ड डाइवर्टर विधि जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन के केस में हम उपयोग करते हैं गति नियंत्रण विधि के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चंस का लेवल देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शायद ही ऐसे क्वेश्चंस और कहीं पढ़े होंगे। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में 2025 के स्पेशल एग्जाम में तो ये पूछे ही पूछे जाने हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य मिश्रण मोटर। खाद्य मिश्रण मोटर जो है
उसमें किस गति नियंत्रण विधि, देखो यार अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि मिश्रण मोटर जो है, खाद्य मिश्रण मोटर एक तरीके से कौन सी मोटर हो गई, आपका जो मिक्सर है उस मोटर की ही बात कर रहा है। और इसके लिए जस्ट अभी मैंने कहा था कि टेपिंग विधि काम में लेते हैं, कौन सी, फील्ड टेपिंग विधि। अब सीरीज फील्ड टेपिंग विधि यहाँ पे लिखा हुआ है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यार, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच वाई एफ, ये देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको लिखने का करेक्ट तरीका ऐसा होता है वाई एफ, ठीक है, ऐसे सबस्क्रिप्ट में एफ लिखते हैं। तो किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच वाई बी से अधिक है, तो गाइज ये होता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में। वाई एफ पीछे की पिच से अधिक है, यानी कि पीछे की पिच से अधिक है, यानी कि फ्रंट पिच जो है ना वो बैक पिच से अधिक है। ऐसा किस में होता है, ये अधिक, समझ रहे हो, मतलब फ्रंट पिच जो है अधिक होगा बैक पिच से। तो ऐसा कि कौन से केस में होता है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में होता है। एक होती है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जस्ट ये ऑपोजिट हो जाएगा, और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जो है बैक जो फ्रंट पिच है वो अधिक होता है बैक पिच से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति है। यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस, कि जो है कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर रिग्रोस्कोपिक नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति वाली कौन सी है, मिलीनेक्स पेपर है गाइस। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, मिलीनेक्स पेपर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर दिशा को बदलकर, आर्मेचर की डायरेक्शन को बदलकर केवल घूर्णन दिशा क्यों बदल दी जाती है। केवल हम आर्मेचर की डायरेक्शन को बदल रहे हैं। आर्मेचर आप सभी को पता होगा, या तो हम फील्ड की डायरेक्शन को बदल दें या फिर जो है आर्मेचर की डायरेक्शन को बदल दें, दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन को। डायग्राम जो है एग्जैक्ट डायग्राम मैं आपको बताकर समझाना चाहूँगा। ये जो है आप लोगों का आर्मेचर है, ठीक है, और ये आप लोगों का फील्ड है। अब यहाँ पे जो है सीरीज शंट देख लेना आप लोग, अगर शंट में जुड़ा हुआ है तो वो शंट फील्ड कहलाएगा, और श्रेणी में कहलाएगा, श्रेणी में जुड़ा है तो वो श्रेणी फील्ड कहलाता है। तो समांतर में यहाँ पे देखो, या तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दो या आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक की दिशा बदलेंगे तो यहाँ मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी, ठीक है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मोटर की विशेषताएं बनी रहे, मोटर की विशेषताएं, मोटर को ओवरलोडिंग से रोके, ये लेना देना है नहीं। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचना, ये भी कोई मीन्स नहीं है। यहाँ पे रेटेड गति बनाए रखना, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे मोटर की विशेषताओं को बनाए रखे, मोटर की जो विशेषताएं हैं वो वही रहती है, जस्ट डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग। अब देखो यार, लेप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या होती है पोल्स की संख्या के बराबर। समांतर पथों को ए से दर्शाते हैं, पोल्स की संख्या को पी से दर्शाते हैं। लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है पोल्स की संख्या के बराबर। कितने समांतर पथ होंगे, अब देखो यार यहाँ पे 4 पोल है और ये डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स है तो इसमें नेचुरली जो है 2 समांतर पथ होंगे, और डुप्लेक्स है तो 2 से गुणा करेंगे तब जाके जो है पोल्स की संख्या के बराबर आएगा 4, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में डुप्लेक्स की वजह से 2 हो जाएगा, और रियल में जो समांतर पथ रहेंगे इसमें 2 ही रहेंगे। तो 2 जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक बलागुण उच्च गति क्यों पैदा करती है। गाइस उच्च गति स्टार्टिंग में, उच्च टॉर्क और उच्च गति ये इसलिए पैदा करती है क्योंकि उसमें बैक ईएमएफ अनुपस्थित रहता है, बैक ईएमएफ नहीं रहता, इसीलिए स्टार्टिंग में डीसी सीरीज मोटर जो है वो बिना भार के उच्च टॉर्क, हाई टॉर्क और हाई स्पीड जो है वो प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, क्योंकि बैक ईएमएफ नहीं होता। बैक ईएमएफ तभी होगा जब उसको लोड से कनेक्ट करेंगे, लोड से कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर में से धारा बहेगी, धारा में बहेगी तो आर्मेचर का खुद का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और आर्मेचर का खुद का विद्युत वाहक बल होगा तो फिर आर्मेचर के अंदर खुद का जो है बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा।
लेकिन ये बिना भार की कंडीशन के लिए बोल रहे हैं तो उस कंडीशन में बैक ईएमएफ नहीं रहता, उसमें ईबी के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं बैक ईएमएफ, राइट। ईबी ये अनुपस्थित रहता है बिना भार के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो गाइज ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें, ठीक है। शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में जो है, अगर शंट फील्ड खुला हो जाएगा तो उसमें जो है होल्डिंग कॉइल में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं रहेगा और उस कंडीशन में मोटर वापस ऑफ स्थिति में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि मोटर सुरक्षित कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि इस लेवल के क्वेश्चन क्या आप लोगों ने पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है शायद ही आप लोगों ने इस लेवल के क्वेश्चन पढ़े होंगे। आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना गाइस। अगर पास होना चाहते हो अच्छे मार्क्स से तो जरूर इस क्लास को आप लोग देखना, ठीक है। इसके बाद देखो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में कॉइल को पकड़ने से जुड़े श्रृंखला अवरोधक का उद्देश्य क्या है। दोस्तों श्रृंखला अवरोधक का उद्देश्य जो है वो है कुंडली को पकड़ने में धारा को सीमित करें। एक्चुअल में समझना यार, सीरीज रेजिस्टर की बात कर रहा है श्रृंखला अवरोधक। श्रृंखला अवरोधक जो है वो धारा को सीमित करेगा। श्रृंखला अवरोधक मतलब एक तरीके से सीरीज प्रतिरोध, और प्रतिरोध का काम होता है धारा को सीमित करना, करंट को कंट्रोल करना। करंट को बढ़ाना नहीं होता, वोल्टेज को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, पकड़ने में वोल्टेज कम करे ये भी नहीं होगा भाई, कुंडली को पकड़ने में धारा को सीमित करे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिचवाई ए की गणना करें। आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है, स्लॉट की संख्या 7 है और ध्रुवों की संख्या 2 है। तो गाइज यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 6, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका 6 आंसर एक्चुअल में आया कैसे। रिट्रोग्रेसिव है तो आप लोग बेसिक सा फॉर्मूला होता है गाइज, यहाँ पे जो है आर्मेचर कंडक्टर की संख्या जो है वो Z/2 - 1, यहाँ पे जो है Z कितना है 14 है, 2 का भाग देंगे -1 करेंगे तो 7 - 1, ठीक है। मैं बता देता हूँ अभी तो फिलहाल, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन और आ सकते हैं, काफी बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है। 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। 9 वोल्ट कॉइल एनवीसी जो है 3 पॉइंट स्टार्टर में वो तो फील्ड के साथ जुड़ता है, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ता है, तो राइट आंसर हो गया अपना शंट फील्ड के साथ श्रेणी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर स्टार्टर आप लोगों ने पढ़े हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, तीनों स्टार्टर जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है नहीं। वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटेड सामग्री की इंसुलेशन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, इंसुलेशन संपत्ति को बढ़ाने के लिए वार्निश का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वार्निश का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। आर्मेचर धारा को सीमित करता है। स्टार्टर जो है वो एक तरीके से प्रतिरोध होता है जो आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है, आर्मेचर के साथ श्रेणी में, तो आर्मेचर धारा को ही क्या करता है, वो सीमित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नियम कौन सा है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ऑप्शन सी जो है इसमें यहाँ पे बना जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक भारी भार डालने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग करना चाहिए। गाइस देखो यार, ट्रैक्शन कार्य के लिए जो है डीसी सीरीज मोटर का उपयोग होता है, स्थिर चाल के लिए शंट मोटर का उपयोग होता है, और अचानक से भार डालने के लिए भारी भार, अचानक से भारी भार, ठीक है, उसके लिए जो है संचयी यौगिक मोटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? संचयी यौगिक मोटर का उपयोग करते हैं। गाइस विभेदक डिफरेंशियल मोटर का उपयोग आप लोगों से जनरली नहीं पूछा जाएगा। आप लोग शंट मोटर के उपयोग, श्रृंखला डीसी सीरीज मोटर के उपयोग, और क्यूमुलेटिव कंपाउंड हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं संचयी यौगिक मोटर, इस मोटर के उपयोग जो है अच्छे से याद कर लेना। इनके उपयोग आप लोगों से जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अचानक से भारी भार डालने के लिए जो है हम संचयी मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए आर्मेचर। अब देखो यार, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत कम होता है, 1 ओम या इससे कम, इससे परास का होता है। यह है निम्न मान प्रतिरोध। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, निम्न मान प्रतिरोध के लिए जो है हम केल्विन डबल ब्रिज मेथड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे केल्विन ब्रिज लिखा हुआ है, तो केल्विन ब्रिज ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केल्विन डबल ब्रिज एक्चुअल में होता है ये, और इसका मान जो है निम्न प्रतिरोध मान के लिए, निम्न प्रतिरोध मान के लिए केल्विन डबल ब्रिज मेथड से जो है हम मापन कर सकते हैं निम्न मान प्रतिरोध का। और आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध जो है निम्न ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन ब्रिज मेथड, ऑप्शन डी। इसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटरों को कहाँ प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको, जो है डीसी आप लोगों का संट, डीसी सीरीज और क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अब यहाँ पे डीसी कंपाउंड बोल दिया एक्चुअल में, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड मोटर्स जो है उसका उपयोग जो है, अभी देखो यार वहां पे क्वेश्चन आया था अचानक से भार बढ़ाना हो, तो अचानक से भार बढ़ाना हो मतलब कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, अलग अलग भार की विशेषताओं, ठीक है, अलग अलग लोड, लोड मतलब भार, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के तहत लगातार गति, लगातार गति मतलब स्टेबल गति, वहां पे स्थिर गति होनी चाहिए, लेकिन भार अलग अलग हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, उस शब्द का नाम क्या है जो कोयल को एक अंतिम लीड कम्यूटेटर के मध्य एडजस्ट कोयल 2 के शुरुआती लीड से जोड़ा जाता है। गाइस ये तो देखो यार, ये बोल रहा है कि एक कोयल एक का अंतिम लीड कम्यूटेटर के माध्यम से एडजस्ट कोयल, एडजस्टिंग कोयल मतलब उसके संगत जो नेक्स्ट कोयल है उसके शुरुआती लीड से जोड़ा जाता है। मतलब पहली ऐसे जोड़ दिए तो दूसरी वाली जो है वो ऐसे लगातार ही, ये सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग हो गई। क्या हो गई गाइस, सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग हो गई है, ठीक है, एक के बाद एक जुड़ रही है, ये सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन कौन से में था, सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग, ये रहा ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर गति ड्राइव के लिए, निरंतर मतलब लगातार, किस प्रकार की डीसी मोटर, लगातार गति ड्राइव मतलब एक तरीके से स्थिर गति की बात कर रहा है दोस्तों, ये किसकी बात कर रहा है, स्थिर गति की। और स्थिर गति के लिए जो है हम डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करेंगे, डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं स्थिर गति के लिए। तो गाइस ये 20 क्वेश्चन जो है मैंने डीसी मोटर के आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे में देखिए ऐसी 3 फेज मोटर के वो एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। और दोस्तों यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। तो ये जो सर्किट है ये ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, आपकी बुक में काफी पॉपुलर लोकप्रिय ये सर्किट है और इस ऑपरेशन का उपयोग हम करते हैं जॉगिंग और इंचिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए इंचिंग जो है ये ऑपरेशन बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इंचिंग ऑपरेशन के लिए जो है हम इस सर्किट का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। यहाँ पे देखिए 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है उसकी गति नियंत्रण विधि यहाँ पे बताई गई है। यहाँ एक मोटर ए है और यहाँ एक मोटर बी है, दोनों मोटर जो है आपस में जुड़ी हुई है और इस तरीके का जो कनेक्शन है जिसमें एक के बाद एक मोटर जुड़ी हुई हो उसे हम बोलते हैं कैस्केड ऑपरेशन विधि। क्या बोलेंगे गाइस, कैस्केड ऑपरेशन विधि। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैस्केड ऑपरेशन विधि, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट कौन से हैं। ये भी देखिए यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 फेज मोटर, 3 कला मोटर मतलब 3 फेज मोटर के साथ 2 कार्यात्मक सर्किट, कौन कौन से सर्किट होते हैं गाइस। वहां पे होता है, एक होता है पावर सर्किट और एक होता है कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, ये दोनों सर्किट होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरपीएम का पूर्ण रूप क्या है? गाइस आरपीएम का पूर्ण रूप होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि चक्र प्रति मिनट। घूर्णन प्रति मिनट मत समझना आप लोग, रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब है चक्र प्रति मिनट। तो प्रति मिनट चक्रों की संख्या जो है ये इस आरपीएम का पूर्ण रूप विस्तार जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, यहाँ पे 36 कॉइल्स है, 4 पोल 3 कला मोटर के लिए जो है विपरीत वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या प्रति कला प्रति पोल की गणना करें। तो गाइस सिंपल सा इजी सा एक क्वेश्चन है, 36 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आएगा 9, 9 को अपन 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3। तो 3 कुंडलियां चरण प्रति ध्रुव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी क्यों रखा जाता है? गाइस थोड़ा सा तिरछा, उसको स्क्विंग बोलते हैं इंग्लिश में, और तिरछा हम इसलिए रखते हैं ताकि अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण जो है वो उत्पन्न हो सके, अधिक टॉर्क उत्पन्न हो सके, और जो उसका फील्ड है रोटर क्षेत्र है वो जो है एक समान रूप से जो है वितरित हो सके, एक समान रूप से फैल सके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपने रोटर पक्ष में 3 कला स्क्वायरल केज मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी, देखो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए बोल रहा है ये, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए जो है हम कैस्केड कनेक्शन यूज करते हैं। अभी जो है थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में डायग्राम भी आया था इसका, तो यहाँ पे हम कैस्केड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग मशीन के एक्स के रूप में चिन्हित भाग। यहाँ पे देखिए यार ये डायग्राम बना हुआ है और इसमें जो है एक्स जो है उसे हम क्या कहेंगे। अब ये डायग्राम देखो थोड़ा सा जो है आप लोगों को बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है, बट गाइज ये जो है ये एक्चुअल में खराद का धुरा है। क्या है? खराद का धुरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि ज्ञात होती है? गाइस ट्रांसफॉर्मर में नो लोड टेस्ट पे हमें लोहे सतियां ज्ञात होती है, यानी कि आयरन लॉसेस। ठीक इसी तरीके से 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी नो लोड के ऊपर जो है हमें लोहे सतियां, लोहे की हानि जो है एक तरीके से ज्ञात होती है, जिसे हम आयरन लॉसेस भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? आयरन लॉसेस, और हिंदी में बोलेंगे लोहे की हानि, लोहे सतियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 चरण स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए लागू है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर प्रकार का रोटर लगा होता है, वाइंडिंग वाला, ठीक है, और वहां पे रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि जो है वो उपयोग में ली जाती है, क्योंकि रोटर रियोस्टेट से जो है अपन रोटर जो है उस रोटर से रियोस्टेट कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसके रोटर में वाइंडिंग होती है, उसके रोटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है। तो इन वाइंडिंग से जो है हम बाहर ले जाकर जो है स्लिप रिंग की सहायता से हम जो है यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध कनेक्ट कर सकते हैं, बाह्य प्रतिरोध यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं रोटर रियोस्टेट नियंत्रक विधि। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रोटर रियोस्टेट नियंत्रक विधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युतीय डिग्री। देखो यार कुल विद्युतीय डिग्री ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, जितने पोल गिवन है उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 चौक 72, 720 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 पोल के बीच में जो है 180 डिग्री का अंतर होता है। तो यहाँ पे 4 पोल है, एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, हर 2 पोल के बीच में 180 डिग्री होता है। तो 180 यहाँ आएगा, 180 यहाँ आएगा, 180 यहाँ आएगा, 180 यहाँ आएगा। चारों को टोटल करेंगे तो 720 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस? 720 डिग्री। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉयल और ओवरहैंग को बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेशन सामग्री? यार देखो कॉयल वाइंडिंग वगैरह जो होती है मशीनों में, मोटर्स में, उसमें उन वाइंडिंग्स को बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेशन सामग्री, कुचालक सामग्री, तो वहां पे आपने देखा होगा कि धागा यूज में लिया जाता है और वो धागा होता है टेरिलीन धागा। कौन सा धागा होता है? टेरिलीन धागा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
3 फेज मोटर का स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर बार बार ट्रिप हो रहा है। सिंगल फेज प्रिवेंटर जो है यानी कि उसको सिंगल फेजिंग से बचाने वाला जो प्रिवेंटर है वो बार बार ट्रिप हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण होता है गाइस ओवरलोड रिले जो है उसकी गलत सेटिंग, ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनल बोर्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाइस पैनल बोर्ड का उपयोग ये तो आपको पता है यार, 3 फेज जो ग्रिल वायरिंग होगी वहां पे हम पैनल बोर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है? यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है, यदि कुंडली पिच जो है पोल पिच से कम है, पोल पिच से कम है तो उसे शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। अगर उसकी कुंडली पिच पोल पिच से कम है तो उसे हम शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग कहते हैं। राइट, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, यदि रोटर बार खुले सर्किट में है तो ऐसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो यार, रोटर बार जो है वो खुले हुए हैं, खुले सर्किट में, ओपन सर्किट में, तो मोटर घूमेगी लेकिन वहां पे मोटर जल्दी से गर्म हो जाएगी, अत्यधिक गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद में वाइंडिंग जल सकती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है मोटर का अत्यधिक गर्म होना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर्ण की गणना करो। गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें आप लोगों को करना क्या है, बलाघूर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक फॉर्मूला है 5252। ठीक है, इसको गुणा करोगे एचपी से, राइट, इसको डिवाइड कर दोगे आप लोग जो आरपीएम है स्पीड से। अगर यहाँ पे एचपी की वैल्यू आप 7.5 रखोगे, आरपीएम की वैल्यू 1440 रखोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो गाइस टॉर्क जो है वो निकल कर आएगा आप लोगों का 27.35। ठीक है, ये एक्चुअल में पाउंड मीटर में आएगा। किस में आएगा? पाउंड मीटर में, ये आएगा आपका पाउंड मीटर में। ठीक है, अब इस पाउंड मीटर को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1.3 से गुणा कर दोगे 27.33 को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36.6 न्यूटन मीटर। 36.6 न्यूटन मीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाइस। ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन आपने कहीं नहीं देखा होगा, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जाता है। सबसे पहले टॉर्क बलाघूर्ण जो है वो हम ज्ञात करेंगे 5252, इसको गुणा करेंगे एचपी से, एचपी की वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है और बटे डिवाइड कर देंगे हम इसको, जो आरपीएम है अपना 1440 इससे। ठीक है, ये पाउंड मीटर में आंसर आएगा, पाउंड मीटर में 27.37 इसका आंसर आएगा। इस पाउंड मीटर को न्यूटन मीटर में, न्यूटन एनएम का मतलब है यहाँ पे न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.3 से गुणा करेंगे। 27.33 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 36.6 न्यूटन मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटर में कंपन का कारण क्या है? मोटर में कंपन का कारण क्या है? देखो यार, कंपन का कारण जो है यहाँ पे ग्राउंडेड वाइंडिंग बिल्कुल नहीं, कम वोल्टेज नहीं, खुली परिचालन नहीं, ढीली बुनियाद। ढीली बुनियाद का मतलब है उसका जो फाउंडेशन है वो ढीला है। फाउंडेशन मतलब अच्छे से मोटर फाउंडेशन के ऊपर कसी हुई नहीं है। ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के ऊपर जो है ऐसे अगर मोटर यहाँ पे लगी हुई है तो मोटर जो है एक्चुअल में सही से यहाँ कसी हुई नहीं है, इसलिए जो है मोटर में कंपन हो रहा है। तो ढीली फाउंडेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर दोष क्या हो सकता है? दोष उसमें हो सकता है गाइस, देखो यार, अनुचित फेज क्रम हो सकता है उसमें, क्योंकि एकल कलाबद्ध सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है और स्टार्टर चालू नहीं हो रहा तो फेज सीक्वेंस जो है वो गलत हो सकता है। लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, ये गलत नहीं यार, चालू ही नहीं हो रहा तो उतार चढ़ाव का कोई कारण नहीं हो सकता। ढीला संयोजन, ये भी रीजन नहीं होगा। मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन, ये भी नहीं होगा। अनुचित कलाक्रम, फेज सीक्वेंस जो है वो गलत होगा उसका, ये रीजन जो है इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को घाव रोटर के साथ क्यों लगाया जाता है?
घाव रोटर के साथ का मतलब है वाउंड रोटर। तो वाउंड रोटर इसलिए हम लगाते हैं दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, वाउंड रोटर जो है इसलिए लगाते हैं ताकि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क प्राप्त कर सकें, हम उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क हम प्राप्त कर सकें। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस इस तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन ये 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जो है मैंने डिस्कस किए यहाँ पे। तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर है एसी सिंगल फेज मोटर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है सार्वभौमिक मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी बोलते हैं, विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है, मतलब रेडियो इंटरफेस जो है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र यानी कि कैपेसिटर जोड़कर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद में देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। गाइस स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत जो है वो होता है लेंज का नियम। लेंज का नियम ये कहता है कि जो ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ है वो उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। तो लेंज का नियम जो है इसी पर आधारित, इसी पर जो है वर्क करता है अपना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार की मोटर। गाइस छोटा जो टेबल फैन होता है उसके लिए हम शेडेड पोल मोटर काम में लेते हैं। कौन सी मोटर? शेडेड पोल मोटर। गाइस थोड़ा सा स्पीड में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कम समय में आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर सको। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी शेडेड पोल मोटर। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि स्टेटर वाइंडिंग स्टेटर कोर के संपर्क में आती है तो कौन सा दोष होगा। ये तो यार कोई भी बता देगा, इसे हम ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे, ग्राउंड दोष बोलेंगे, क्योंकि गाइस यार स्टेटर वाइंडिंग जो है स्टेटर कोर के संपर्क में आ गई, मतलब बॉडी के टच में आ गई, बॉडी के टच में आ गई तो फिर जो है उस तरीके का जो फॉल्ट है उसे हम बोलते हैं ग्राउंड फॉल्ट। और इस दोष के निवारण या इससे बचाव के लिए जो है हम अर्थिंग करते हैं। राइट, अर्थिंग जो है वो हम ग्राउंड में करते हैं, इसीलिए इस दोष का नाम भी जो है ग्राउंड दोष रखा गया है, ग्राउंड फॉल्ट रखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। गाइस इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है अभी मैंने बताया स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है उसी सिद्धांत पे कार्य करती है और ये सिद्धांत होता है लेंज का नियम। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स जनरली जो है लेंज के नियम पर आधारित होती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए मोटर ये बनी हुई है और इस मोटर का ये जो स्टेटर और रोटर यहाँ पे बना हुआ है और इसको देख के जो है आप लोगों को आंसर बताना है। गाइस यहाँ पे जो है इसका जो यहाँ पे ये रोटर पार्ट है इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि ये रिलेक्टेंस मोटर है। कौन सी है? रिलेक्टेंस मोटर, और रिलेक्टेंस पर आधारित होती है, रिलेक्टेंस जो है उसी पर बेस्ड प्रिंसिपल पर जो है ये मोटर घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलेक्टेंस मोटर। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 70% दक्षता और 0.8 पावर फैक्टर पर 2 HP सिंगल फेज मोटर 240 इनपुट का करंट क्या होगा। तो गाइस करंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पावर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, पावर जो है वो ये रहेगी यहाँ पे 2 HP, 2 HP जो है वो यहाँ पे पावर रहेगी गाइस। और P बराबर होता है VI cos phi, P बराबर होता है VI cos phi। इस फॉर्मूले का आप लोग यूज करोगे तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 एम्पियर। कितना आंसर आएगा? 11 एम्पियर। P की जगह आपको 2 HP वैल्यू जो है इसको कन्वर्ट करके रखना है। HP बराबर जो है 746 वाट नहीं रखना आप लोगों को, 735.5 वाट जो है रखना है। तो 2 गुणा 735.5 जो है यहाँ पे आ जाएगा। वोल्टेज जो है वो यहाँ पे गिवन है आप लोगों का 240, आई आप लोगों को ज्ञात करना है और कोस फाई जो है वो भी आप लोगों को दिया हुआ है। तो वोल्टेज और कोस फाई से जब आप लोग डिवाइड करोगे तो राइट आंसर हो जाएगा 11 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस मोटर में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। गाइस जो आप लोगों का सीलिंग फैन है उसमें हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। ठीक है, सीलिंग फैन में, मिक्सर में नहीं होती, चक्की में नहीं होती, वॉशिंग मशीन में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इन सभी में जो है हमें हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है, तो वहां पे हाफ कॉइल जो है वाइंडिंग है वो वर्क नहीं कर पाएगी। हाफ कॉइल वाइंडिंग जो है वो अपनी रहती है सीलिंग फैन में। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। ये देखो यार, ये यहाँ पे मोटर का स्टेटर और रोटर बना हुआ है और इनका डायग्राम देख के आप लोगों को बताना है। गाइस ये रिपल्सन मोटर है, रिपल्सन मोटर। ठीक है, कौन सी मोटर है? रिपल्सन मोटर। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार की मोटर। देखो यार, मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, इन सभी में हम यूनिवर्सल मोटर यूज में लेते हैं। इसे सार्वभौमिक मोटर भी बोलते हैं। ये एक तरीके से डीसी सीरीज या एसी सीरीज मोटर होती है और ये एसी और डीसी दोनों के ऊपर प्रचालित होती है। यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। बहुत ही हाई स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ जो है ये ऑपरेट होती है। तो गाइस वैक्यूम क्लीनर जो है उसमें जो है मोटर यूज में लेते हैं हम यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट फेज मोटर स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है। गाइस स्प्लिट फेज जो मोटर है उसके स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती है। दोनों के बीच में परस्पर 90 डिग्री का कोण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है बी में ये लिखा हुआ है 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद में किस एकल चरण मोटर में स्क्वायरल केज रोटर होता है। स्क्वायरल केज जो रोटर है वो होता है गाइस स्लिप फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर में जो है स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर हो सकता है। देखो प्रतिकर्षण में नहीं होगा, रिपल्सन है, प्रतिकर्षण रिपल्सन को बोलते हैं, यूनिवर्सल में नहीं होता, मुआवजा प्रतिकर्षण में भी नहीं होता। तो ये 3 तो ऑप्शन गलत हो गए, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में देखो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव करेगा। गाइस जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो जल जाएगी। आपको पता होना चाहिए जो अपकेंद्री स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। ठीक है, और जब 75% लगभग स्पीड वो प्राप्त कर लेती है मोटर तो उस कंडीशन में जो है वो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उनको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे बोला है कि डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में अपनी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो जलने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जल जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर। दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइवर के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपर मोटर। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव में हम जो है स्टेपर मोटर यूज करते हैं। कौन सी मोटर, स्टेपर मोटर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद में ऐसी सिंगल फेज मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। ये देखिए यार सीरीज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे ये टैपिंग जो है मिड हाई लो, ठीक है, ये टैपिंग यहाँ पे की गई है। तो ऑप्शन देखिए यार ऑप्शन में क्या क्या है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच विधि, वोल्टेज टैप्ड फील्ड विधि। तो मैंने कहा टैपिंग की हुई है, इसमें ये वाली क्या कर रखी थी, टैपिंग की हुई है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया टैप्ड फील्ड विधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। ये सिंगल फेज मोटर है गाइस यहाँ पे, और देखिए यार यहाँ पे जो है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसके साथ में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और परमानेंट कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। क्या है ये, स्थायी कैपेसिटर। इसको हटाने का जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो ये स्थायी कैपेसिटर प्रकार की मोटर हो जाएगी। ठीक है, स्थायी कैपेसिटर मोटर हो जाएगी, स्थायी कैपेसिटर। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार। देखिए यार समझना, सबमर्सिबल का मतलब है जो पानी के अंदर मोटर रहती है। ठीक है, पानी के अंदर पंप रहता है, पानी के अंदर मोटर, जैसे ट्यूबवेल वाली मोटर है। ठीक है, ऐसी जो मोटरें होती है उनमें जो वाइंडिंग करते हैं उस वाइंडिंग के ऊपर पीवीसी होती है। क्या रहती है, पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेशन पदार्थ है, ये उसके ऊपर लगा रहता है। तो पीवीसी से ढका तांबे का तार वाली जो वाइंडिंग है वो हम प्रयोग करते हैं सबमर्सिबल पंप में वाइंडिंग के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच की गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है। देखो यार ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्यों एक संधारित्र, क्यों ये पूछा है कि जो गति नियंत्रण विधि है अपकेंद्री स्विच क्यों जुड़ा रहता है। अपकेंद्री स्विच जो है वो इसलिए जुड़ते हैं ताकि गाइस संपर्कों से स्पार्क कम करने के लिए, संपर्कों से स्पार्क कम करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग का नाम क्या है। गाइस ये वाली जो वाइंडिंग है इसको देखो यार, वाइंडिंग जो आप लोग डीपली आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा। ये जो वाइंडिंग है ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कहलाती है और इसको हम सकेंद्रित वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ कैसे आप लोग पहचानोगे। देखो यार ये यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे ये है, तो इसको कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। और कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग को जो है हम सकेंद्रित वाइंडिंग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो है आप लोगों का ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण जो है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग उपकरण है उनमें हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। हिस्टेरिसिस मोटर जो है वो शोर रहित चालित होती है गाइस। देखो यार ध्वनि को सही से कब रिकॉर्ड कर पाएगी मोटर, जब खुद आवाज ना करे। तो खुद आवाज ना करे मतलब शोर रहित संचालन होता है इसका, इसलिए जो है
इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, अल्टरनेटर कॉमा सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट। ठीक है, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम क्या है जो अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है। गाइस, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई जो है वो हम एक्साइटर से प्रदान करते हैं। एक्साइटर को हम बोलते हैं उत्तेजक। ठीक है, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तेजक के रूप में जो है जनरली हम डीसी शंट मोटर का यूज, डीसी शंट जनरेटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, बैटरीज का यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटर जो है वो बड़े आकार का होता है, वहां पे हम डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ध्रुवों के साथ 36 स्टेटर स्लोट वाली पूर्ण विश्व वाइंडिंग के लिए कोई स्पेन की गणना करो। गाइस, यहाँ पे यार ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा देखिए कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, इसको आप स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं। गाइस, अगर 2 अल्टरनेटर हम समांतर क्रम में कनेक्ट कर रखे हैं और सही से वो प्रचालित हो रहे हैं, 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। ये से बोल रहा है कि एक लैंप बुझ जाएगा यानी कि एक लैंप जलेगा, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जो है दोनों की बराबर हो जाएगी। आप सभी को पता होगा 2 अल्टरनेटर है, उनको समांतर क्रम में प्रचालित करने के लिए जो है यहाँ पे एक तरीके से जो है हम चेक कर रहे हैं, जो लैंप मेथड है, विधि होती है उस विधि से। ठीक है, तो 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। तो यहाँ पे तीनों फेज की बात कर रहा है। देखो यार, 3 फेज जो है उनमें से 2 लैंप तो जो है जलते हैं और एक लैंप जो है बुझ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम ये कहेंगे कि हाँ, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है, बराबर है। 3 अलग अलग कंडीशंस होती है गाइस, तीनों कंडीशंस आपकी बुक में है, तीनों कंडीशंस आप लोग पढ़ना अच्छे से। एक कंडीशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बराबर होगी तो 2 लैंप तो जलेंगे और एक लैंप जो है बुझ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में कोण अल्फा 30 डिग्री के साथ 36 स्टेटर स्लोट 4 पोल वाली वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर की गणना करो। तो यहाँ पे पिच फैक्टर केपी आपसे पूछा गया गाइस, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 0.965। ठीक है, 0.965। आप लोग फॉर्मूला यूज करना केपी याद करने का। ठीक है, एक होता है पिच फैक्टर केपी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी। दोनों के गाइस दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, और फॉर्मूले जो हैं वो इस एंगल से ही बनते हैं। उन फॉर्मूला का अगर आप लोग यूज करोगे तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.965। इसके बाद में देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। ये तो यार कोई भी बता देगा भाई, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होगा, क्योंकि आर्मेचर प्रतिरोध जो है उसके कारण। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण ये है आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध के अंदर जो है भार बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी तो उस कंडीशन में जो है आर्मेचर प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। जब आर्मेचर में खुद में ही वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है हमें कम मिल पाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्वर्टर का क्या अर्थ है। दोस्तों, एक होता है रेक्टिफायर जिसको हम दिष्टकारी बोलते हैं, वो एसी को डीसी में बदलता है, और इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में बदलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में ईएमएफ समीकरण, ये तो कोई भी बता देगा। ईएमएफ समीकरण गणना करने का जो सूत्र है वो होता है गाइस आप लोगों का = 4.4 kdkc ft5m। ठीक है, ft5m, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यार, यहाँ पे आप लोग हो सकता है कि समझ नहीं पा रहे होंगे, kd डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है और kc इसे कॉइल फैक्टर या पिच फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, f उसके बाद में t है और उसके बाद में म्यूचुअल फ्लक्स है, ये चीज़ें लिखी है, और यहाँ 4.44 ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ, ये वाली समीकरण होती है, ये जो है यहाँ पे इसमें लिखी हुई ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोस्कोप का क्या उपयोग है। गाइस, सिंक्रोस्कोप जो है वो 2 अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर यहाँ है, एक अल्टरनेटर यहाँ है, दोनों अल्टरनेटर को समांतर क्रम में हम चेक करें, दोनों बाई पैरेलल, तो इनका जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो सही है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए। तो यह है जो है हम पैरेलल समांतरता के लिए सही क्षण इंगित करें।
समांतर, समांतर कौन, दो अल्टरनेटर, दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, मतलब प्रॉपर तरीके से जो कंडीशंस होती है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, ये चेक करने के लिए सिंक्रोनस स्कोप का यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव जो है वो हम जो है उसकी भरपाई करते हैं फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करके, ठीक है। फील्ड उत्तेजना, जो फील्ड एक्साइटेशन है उसके करंट को अगर हम बढ़ा देंगे तो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव जो है उसका असर कम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। इसके अलावा देखो यार, डीमैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट है उसको हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करके भी कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर कितने प्रकार का होता है। एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट कर दिया। ये जो अल्टरनेटर है कौन से प्रकार का है, तो ये जो है ब्रश रहित अल्टरनेटर है। कौन सा है गाइस, ब्रश रहित अल्टरनेटर, ब्रश रहित अल्टरनेटर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो डायग्राम है ये ब्रश रहित अल्टरनेटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंक्रोनस मोटर के वक्र का नाम क्या है। ये सिंक्रोनस मोटर का वक्र बना हुआ है और इसका नाम क्या है, विवक्र है, व्युत्क्रम विवक्र है। ये तो कौन सा है, व्युत्क्रम विवक्र। देखो विवक्र जो है वो ऐसा आता है और अगर ऐसा बना हुआ है तो ये इन्वर्टेड विवक्र है, व्युत्क्रम विवक्र, ठीक है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी जो है, इसी में लिखा हुआ था व्युत्क्रम विवक्र, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। दोस्तों केवल डीसी की आवश्यकता, वोल्टेज बढ़ाना नहीं, संचारण प्रेरण नहीं, प्रतिकर्षण, ये तो तीनों क्या हो गई, एसी है, ठीक है। विद्युत, एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट, आई थिंक विद्युत लेपन ऐसा कुछ आना चाहिए था, केवल डीसी की आवश्यकता, तो वहाँ पे जो है डीसी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ, ठीक है, चार्जिंग हुआ, ऐसी चीज़ों में केवल डीसी का हम उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। शायद थोड़ा सा मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है ऑप्शन में, बाकी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ केवल डीसी का उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णनशील क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का लाभ क्या है। ये बोल रहा है घूर्णनशील क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर जो है उसमें फील्ड जो है उसको घुमाते हैं। इसका लाभ क्या है, इसका लाभ होता है चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि गाइस घूर्णीय क्षेत्र रखेंगे तो क्षेत्र को एक्साइटेशन के लिए डीसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि डीसी सप्लाई देते हैं और डीसी सप्लाई में केवल 2 स्लिप रिंग पर्याप्त होती है, प्लस टर्मिनल और माइनस, एक तो प्लस टर्मिनल और दूसरा माइनस टर्मिनल, ठीक है, केवल 2, तो 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ, अब देखो यार यहाँ पे भी एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा समझिएगा, मिसप्रिंट ऑप्शन गायब कर रखे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत ही जो है यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है। बाकी एक्चुअल में 4.445 FT जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4.445 FT। गाइज आप इस चीज़ को समझो कि एक्चुअल में केपी और केडी वो नहीं दे रहा, आदर्श ट्रांसफॉर्मर है इसलिए केपी और केडी जो मैंने कहा ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और जो केसी फैक्टर होता है या केपी, उसको पिच फैक्टर बोलते हैं, ये दोनों फैक्टर वहाँ पे यूनिटी होते हैं आदर्श की कंडीशन में, तो इन दोनों का मान तो एक हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, फिर यही बचेगा 4.445 FT बचेगा, ठीक है, F है और ये T है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 RPM पर चलने वाले 6 पोल वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति कितनी होगी। गाइस ये तो आप लोग कर ही लोगे यार, 50 हर्ट्ज जाएगा, कैसे आएगा, NS बराबर होता है 120 F/P, ठीक है। अपोलो की संख्या कितनी है, 6 है, यहाँ 6 रखोगे, NS कितना है 1000, राइट 1000, और F याद करना है, तो ये 6 उधर 1000 से गुणा होगा, 1000 गुणा 6 बटा में आ जाएगा 120, ये बचा फ्रिक्वेंसी, तो मिंडी से मिंडी गई 12, ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से कटेगा ये 50 बार, तो 50 हर्ट्ज आ गया, कितना आ गया भाई 50 हर्ट्ज। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर संचालन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। सिंक्रोनस मोटर संचालन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। अरे डीसी जो है ना मोटर को समकालिक गति पर चलाने के लिए, आपको पता होगा यार सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक चाल पे चलती है, ठीक है, और तुल्यकालिक चाल पे चलाने के लिए जो है हमें मोटर में डीसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है, डीसी सप्लाई की, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की आरपीएम में गति की गणना कितनी होगी। ये देखो अभी क्वेश्चन आया था, मैंने अभी एक आप लोगों को न्यूमेरिकल बताया था, अब आरपीएम यहाँ पे पूछ लिया, यानी कि डायरेक्टली एनएस पूछ लिया, 120 F/P।
अब एफ का मान कितना है 50 है, और पी का यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे रखोगे 50। 2 से ये कटेगा 60 बार, 60 को गुना करेंगे 50 से तो कितना आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा भाई 3000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 RPM। 3000 आएगा भाई RP। अच्छा RPS पूछा है, देखो समझना भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मैंने बताया 3000 ये RPM है। RPM मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, और ये बोल रहा है RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो मिनट को वो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे ना, 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 50। तो 50 RPS आएगा इसका भाई, 50 RPS सही है। जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अगर अल्टरनेटर की फील्ड धारा उत्तेजना को हम बढ़ा देंगे ना, तो विचलन को रोकता है, ठीक है, विचलन को रोकता है, ठीक है। जो उसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या आर्मेचर रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा, विचलन जो है उसको रोकेगा, राइट, फील्ड उत्तेजना को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे अधिक वोल्टेज संरक्षण ये गलत है, मर्द शॉर्ट सर्किट संरक्षण अल्टरनेटर ओवरलोड होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में से देखना है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को जज करना है, विचलन को रोकता है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के समांतर संचालन का नाम क्या है। अल्टरनेटर के समांतर संचालन का नाम क्या है। समांतर संचालन जो है यहाँ पे इसका नाम क्या है, तो गाइस इसका नाम जो है वो है आप लोगों का वेस्टर्न प्रकार का सिंक्रोनोस्कोप, वेस्टर्न प्रकार का। अब ये आप देखो यार, ये जो चीज़ है ना, ये आप लोग देख लेना, ये आपके बुक्स वगैरह में भी गिवन है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको तो आप लोग देख के याद कर लेना कि वेस्टर्न प्रकार का सिंक्रोनोस्कोप है। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, रेक्टिफाइड डायोड में कन्वर्टर के रूप में एलईडी को क्यों टाला जाता है। एलईडी को क्यों डालते हैं, बहुत कम पावर वाला उपकरण, ठीक है, बहुत कम पावर वाला उपकरण, इस वजह से डालते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, डीसी जनरेटर। इसके कंप्लीट 50 मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपका चाहे आईटी मेन एग्जाम हो या फिर आईटी बेक एग्जाम, अगर आप लोग चाहते हो अपने एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो है इस भाग को एक्स से प्रदर्शित किया गया है। अब हमें इसका नाम यहाँ पे बताना है कि ये जो एक्स है एक्चुअल में ये है क्या। ऑप्शन है अपने पास में आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर, राइजर, कम्यूटेटर सेगमेंट। तो गाइज यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर रेजर। ये देखो यार, आर्मेचर कोर तो है नहीं, ब्रश भी नहीं है, कम्यूटेटर खंडी भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है कम्यूटेटर राइजर। कम्यूटेटर राइजर ये जो है यहाँ से देखो एक्चुअल में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उन वाइंडिंग की सोल्डरिंग की जाती है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए यहाँ पे गिवन है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है डायग्राम, और इस डायग्राम को देख के आपको डीसी जनरेटर का नाम बताना है। अब देखो यार, ये इजी सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट तो आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे ये शंट फील्ड है और ये सीरीज फील्ड है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट की डायरेक्शन शो हो रही है, तो ये क्या हो गया डिफरेंशियल हो गया। कौन सा हुआ डिफरेंशियल। तो इन दोनों में क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। डिफरेंशियल इसमें एरो साइन इस साइड है और इसमें एरो साइन इस साइड है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में देखो यार, यहाँ पे जो है ये लॉन्ग शंट है या फिर शॉर्ट शंट। तो यहाँ पे देखो ये आर्मेचर के साथ में सीरीज है, उसके बाद में शंट है, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग शंट, ठीक है। तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। गाइस प्रेरित ईएमएफ, डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न ईएमएफ की दिशा जो है हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। यही क्वेश्चन अगर मोटर के लिए पूछा जाए तो मोटर में जो है घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं, तो वहां पे जो है
मोटर में घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाते हैं, और जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ऑप्शन डी है। तो करेक्ट आंसर जो है अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए? डीसी मोटर के लिए पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो यार, चैप्टर जो है वो डीसी जनरेटर का है, बट यहाँ पे जो है बाई मिस्टेक इक्वेशन डला हुआ है डीसी मोटर का, EB इज इक्वल टू V माइनस IARA वोल्ट्स। ठीक है, आपको इतना ही ऑप्शन देखना है। या आगे का जो ऑप्शन है ये हिंदी वाले पोर्शन के लिए है, पेपर 2 लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश जैसे एक पोर्शन है वो इतना सा ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? EB इज इक्वल टू V माइनस IARA। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर में एक्स क्या है? डीसी जनरेटर में ये एक्स क्या है? तो ये तो इजी सा है, पोल शू है। इसको क्या बोलेंगे? पोल शू। ये वाला जो पोर्शन है इसको पोल शू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर का नाम क्या है? यहाँ पे डीसी जनरेटर बना हुआ है और इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है? देखो यार, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये जनरेटर है, ये आर्मेचर है जनरेटर का, और ये फील्ड अलग से है, और अलग से फील्ड जुड़ा हुआ है, अलग से इसको डीसी सप्लाई दी जा रही है फील्ड को। जब अलग से डीसी सप्लाई दी जा रही हो फील्ड को, उसको बोलते हैं सेपरेटली, मतलब अलग से उत्तेजित। अलग से उत्तेजित, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके फील्ड को हम अलग से सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अलग से उत्तेजित या इसको पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर भी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दिमाग लगा के अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो पक्का समझ में आएगा। ठीक है, बाकी लापरवाही का नतीजा हमेशा घातक ही होता है, तो आप लोग जो है पढ़ाई जो है पूरा मन लगा के करो। नेक्स्ट देखो, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? अब यार ये तो सिंपल सी चीज हो गई कि जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर को जब अपन घुमाते हैं तो वो करंट हमें देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? ये डीसी जनरेटर, इसमें फील्ड का नाम क्या है? देखो यार, सुनना भाई, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब इसमें 2 फील्ड है यहाँ पे बने हुए, एक ऊपर वाला फील्ड है, दूसरा नीचे वाला फील्ड है। ठीक है, और दोनों में ही आप देख पा रहे होंगे करंट की डायरेक्शन सेम है। जब करंट की डायरेक्शन सेम हो, एक ही करंट की डायरेक्शन, इसमें भी करंट की डायरेक्शन ऐसे है और नीचे वाले में भी करंट की डायरेक्शन ऐसे ही है, जब दोनों में करंट की सेम डायरेक्शन हो तो उसे क्यूमुलेटिव बोलते हैं, संचयी यौगिक जनरेटर। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर जो है वो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। हर किसी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। डीसी जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसफॉर्मर है, ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र, इसके लिए सूत्र होता है BLV साइन थीटा। BLV साइन थीटा। ठीक है, गतिशील रूप से मतलब अगर जैसे चालक को घुमाया जा रहा है उस अवस्था में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, प्रेरित ईएमएफ, उसके लिए सूत्र जो है वो होता है BLV साइन थीटा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, BLV साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसका? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपको ज्ञात करनी है तो वहां पे जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर के भाग को बताइए। ये देखो यार, डायग्राम बना हुआ है और इस भाग को बताना है। ये तो कोई भी बता देगा, योक या फ्रेम है। क्या है ये? योक या फ्रेम। इसके अंदर आर्मेचर स्थापित किया जाता है, फील्ड पोल्स होते हैं और अंदर आर्मेचर स्थापित किया जाता है। तो ये जो है ये क्या है? एक्चुअल में योक या फिर फ्रेम। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वोल्ट डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग बोल रहा है ये, देखो समझना, ये लैप वाइंडिंग में क्या होता है, 4 पोल के बराबर ही समांतर पथ होंगे लैप वाइंडिंग में। एक होता है लेप और एक होता है वेव। वेव में 2 होते हैं, लेप में पोलों की संख्या के बराबर समांतर पथ होते हैं, ए बराबर पी। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ए बराबर पी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये बोल रहा है कि डुप्लेक्स है, लेप है और डुप्लेक्स है। तो लेप है तो समांतर पथों की संख्या 4 तो वैसे ही हो गई, और डुप्लेक्स है तो 4 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 8। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताओ। अब ये तो कोई भी बता देगा, क्या है यार, आर्मेचर है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, आर्मेचर ही तो है, आर्मेचर, यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, राइट। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। इंटरपोल का क्वेश्चन आया है, आपको पता होगा इंटरपोल जो कम्युनिकेशन सुधारने के लिए काम में लेते हैं, और इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। इंटरपोल जो है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक होते हैं इंटरपोल, एक होती है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, दोनों ही आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ती है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है ना, वो कौन से प्रभाव के निवारण के लिए काम में लेते हैं। इंटरपोल्स के लिए तो मैं बता रहा हूँ कम्यूटेशन प्रभाव जो है उसके निवारण हेतु जो है इंटरपोल्स का यूज किया जाता है। एक कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होती है, हो सकता है अभी क्वेश्चन आ जाए। बाकी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है वो भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, कारण आप लोगों को बताना है, ठीक है। फिलहाल जो है ये सीरीज में जोड़ते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। यार देखो समझना, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता यह है कि अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा, जनरेटर जो है ईएमएफ पैदा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व जो है उसमें जो वोल्टेज है, बिल्ड अप द वोल्टेज, वोल्टेज पैदा करने के लिए आवश्यक है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व रहे, रेजिडुअल फ्लक्स रहे, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। कौन से 2 बिंदु है, तो ये तो सिंपल सा है यार, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। देखो समझना है, को कह क्या रहा है कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। कौन से 2 बिंदु है, ब्रश संपर्क, ब्रश होता कहाँ है, ये कम्यूटेटर है, ठीक है, इसके ऊपर ये ब्रश है। तो ब्रश संपर्क का मतलब है यहाँ पे प्रतिरोध मापा जाएगा। तो कौन से 2 बिंदु ये, कौन से 2 बिंदु ये, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर, यहाँ भाई ये आर्मेचर है, आर्मेचर, और ये क्या है, ब्रश है। ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा ना उसी को बोलेंगे ब्रश रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच का प्रतिरोध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वोल्टेज ड्रॉप को अक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। अक्स यहाँ पे जो है वो कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है। देखो समझना यार, जब आर्मेचर के अंदर वोल्टेज उत्पन्न होता है तो कुछ उसके अंदर सतियां होती है, लॉसेस होते हैं। उन लॉसेस के अंदर, लॉसेस के कारण क्या होता है, वोल्टेज में कुछ कमी आ जाती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप होता है तो यहाँ पे भी जो है कुछ ऐसा ही जो है ये ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो डाउन गया है ना, ये किस वजह से गया है ये यहाँ पे बताना है। तो एक्चुअल में जो वोल्टेज ड्रॉप जाता है वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जाता है, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप नहीं, आर्मेचर रिएक्शन। किसके कारण, आर्मेचर रिएक्शन। ये जो ऊपर वाला है ये आर्मेचर रिएक्शन का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आ जाएगा इसका राइट आंसर। हालांकि जो आर्मेचर का प्रतिरोध है उसके कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, सिंट फील्ड के कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ वो अलग चीज है, लोड के ऊपर है, वो लोड वाली तो है ही नहीं। ये एक्चुअल में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ उसके अंदर अंदर कितना ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो उसको एक तरीके से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप जो है यहाँ पे कहते हैं। आर्मेचर के अंदर ही होगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। इतना सा जो पोर्शन है ना, देखो समझना, आप इस चीज को समझना थोड़ा सा लॉजिकली। ये टोटल जो है, टोटल ये तो होता है आर्मेचर के अंदर टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। इसमें से ऊपर वाला पोर्शन है वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण हो जाता है,
और ये जो मिल के है जो है ये हो जाता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। और ये टोटल जो है वो आर्मेचर के अंदर कुल वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है कुल। तो ऊपर वाला जो है वो केवल आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन। तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने एक्स ऊपर वाला पूछा है, तो क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन सी ओनली जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है, देखो यार सिंपल सी चीज है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर ये बोल रहा है कि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाए, ये लो समांतर में जोड़ दिया, समांतर में, तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा, यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा, यौगिक जनरेटर का नाम होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में, अच्छा आर्मेचर के समांतर में जोड़ दें डायरेक्टली, और इसके बाद में क्या जोड़े, सीरीज। तो इस कंडीशन में ये देखो कंपाउंड जनरेटर की बात कर रहा है, कंपाउंड का मतलब है सीरीज, फिर बाद में जोड़ेंगे। आर्मेचर के पहले समांतर में तो क्या जोड़ दिया हमने, शंट जोड़ दिया, और उसके बाद में अपन ने श्रेणी जोड़ा, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया शॉर्ट शंट, ठीक है, शॉर्ट शंट। अगर यही शंट अगर अपन बाद में जोड़ते, देखो समझना, यह आर्मेचर है, मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, और यहाँ शंट ये सीरीज होता, और यहाँ अगर शंट जोड़ते अपन बाद में, तो ये लॉन्ग शंट कहलाता, ये वाला जो है लॉन्ग शंट कहलाता, ये शॉर्ट शंट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट शंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं, आर्मेचर कोर जो है वो पटलित क्यों होते हैं, पटलित मतलब पतली पतली सीट में क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि उसके अंदर जो है भंवर धारा सतियां कम हो, हिस्टेरिसिस लॉसेस जो है कम, ये एडी करंट लॉसेस, भंवर धारा सतियों को क्या बोलेंगे, एडी करंट लॉसेस, ठीक है। तो एडी करंट लॉसेस जो है कम हो, इसीलिए उसको पटलित लेमिनेटेड बनाया जाता है, लेमिनेटेड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव, आर्मेचर प्रतिक्रिया तो क्या करती है, आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज करती है, कम कर देती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है, 1500 आरपीएम पर ये घूम रहा है, फ्लक्स जो है प्रति पोल इतना है, उत्पादित ईएमएफ की गणना करो। ईएमएफ की गणना करना है तो ईएमएफ के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला NP5Z/60A, ठीक है, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में n मतलब आपको जो है 1500 रखना है, पोलों की संख्या जो है वो आप लोगों को दी हुई है, 4 पोल है, फ्लक्स जो है उसका मान आपको गिवन है, कंडक्टर चालक जो है वो आप लोगों को गिवन है, और समांतर पथों की संख्या जो है वो देखो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, तो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जो है 2 जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2। इन सभी का मान आप लोगों को यहाँ पे रखना है, कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर आएगा 357, कितना आंसर आएगा, 357 वोल्ट, ठीक है, 357 के आसपास आएगा, पॉइंट में आएगी, बट जो है 357 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एग्जैक्टली जो है 357, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध, यार उसके अंदर अपन वोल्टेज पैदा करेंगे तो आर्मेचर प्रतिरोध को तो कम ही रखना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम रखने के लिए जो है आर्मेचर प्रतिरोध को हम कम से कम रखेंगे। अगर आर्मेचर प्रतिरोध ही ज्यादा है तो वो आर्मेचर जो पैदा कर रहा है ना ईएमएफ वो खुद ही ड्रॉप कर देगा, इसीलिए आर्मेचर का प्रतिरोध हम कम से कम रखते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसका सिंपल सा राइट जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट द रेजिडुअल फ्लक्स, जो रेजिडुअल फ्लक्स है ना अवशिष्ट चुंबकत्व वो उसमें बचा रहे, इसीलिए जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ उसको। अब उल्टा घुमा दिए तो जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमेशा जो है उसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा मतलब ऐसे ही घुमाना चाहिए। अगर ऐसे घुमाओगे तो उसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व है जिसके कारण उसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है वो खत्म हो जाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, इसलिए हमेशा इसे हमें जो है रेजिडुअल फ्लक्स को हमें एक तरीके से बचाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व बचाने के लिए उसको घड़ी की दिशा में ही घुमाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार शक्ति पूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार शक्ति पूर्ति क्यों प्रदान करते हैं,
प्रोवाइडेड लास्ट डीसी जनरेटर। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, देखो यार अभी आया था थोड़ी देर पहले, मैंने आप लोगों को पूछा था कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है क्यों प्रोवाइड करवाते हैं। तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यहाँ पे आंसर भी आ गया, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव। मैंने वहाँ पे बोला था कौन से प्रभाव के निवारण। हालांकि यहाँ पे आर्मेचर प्रतिक्रिया है, आर्मेचर प्रतिक्रिया में भी एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, उस प्रभाव के निवारण हेतु जो है यहाँ पे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो फिलहाल जो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए जो है हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है। डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल हो रहा है वो, है ना, वोल्टेज जो उत्पन्न कर नहीं पा रहा। इसका ये मतलब है कि फील्ड प्रतिरोध जो है क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, हर किसी को ऐसे इजीली थोड़ी समझ में आता है ये क्वेश्चन। देखो ध्यान दे, ये आर्मेचर है और ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध जो है वो एक निश्चित प्रतिरोध से कम रखना चाहिए, अन्यथा अगर इस प्रतिरोध से ज़्यादा प्रतिरोध रख लोगे ना तो वोल्टेज जो है ईएमएफ वो उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रतिरोध है ये कम होना चाहिए, और वो जो सीमा है कि जिससे कम होना चाहिए वो क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पे अगर क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होगा ना, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, तो फिर जो है उसमें वोल्टेज का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, वोल्टेज पैदा ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो बात को। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर है। क्षेत्र आर्मेचर के समांतर है तो वो क्या है, संट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, संट। ये नॉर्मली बोल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें वो कंपाउंड जनरेटर की बात कर रहा था। तो कंपाउंड जनरेटर में अगर डायरेक्टली फील्ड जो है वो आर्मेचर के समांतर में है तो वो शॉर्ट संट था। और यहाँ पे केवल जो है नॉर्मल जनरेटर की बात कर रहा है। नॉर्मल जनरेटर है उसमें आर्मेचर के अगर हम समांतर में फील्ड जोड़ दें तो ये जो है कौन सा बन जाएगा, संट जनरेटर बन जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है। पोल शू का उद्देश्य होता है यार देखो सिंपल सी चीज है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स फैलाता है पोल शू। पोल शू देखो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम भी आया था, ये जो पोर्शन है ना इसको बोलते हैं पोल शू। ये वाला जो भाग है इसको पोल शू बोलते हैं। ये पोल शू क्या करता है, यहाँ आर्मेचर होता है तो आर्मेचर में एक समान रूप से फ्लक्स आए, एक समान रूप से फ्लक्स आए, इसलिए जो है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स फैलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयर गैप ये तो है बीच में एयर गैप, जहां मैंने लाइनें लाइनें बनाई ना एयर गैप है, तो इन लाइनों में एक समान रूप से फ्लक्स फैले, इसलिए पोल शू ऐसा बनाया जाता है वहां पे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है। स्प्लिट रिंग का मतलब है कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग का मतलब क्या है, कम्यूटेटर। तो ये क्या करता है, स्प्लिट रिंग क्या करती है, धारा को एक दिशा में एकत्रित करती है। अरे भाई जो एसी है उसको डीसी में तो कन्वर्ट करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। मतलब एसी क्या है, धारा बदलती रहती है, और डीसी क्या है, एक ही दिशा होती है। डीसी की क्या होती है, एक ही दिशा, दिशा नहीं बदलती, तो धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री, ब्रश बनाने के लिए जो है हम कार्बन और ग्रेफाइट का यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कार्बन और ग्रेफाइट, जो पेंसिल की लीड होती है ना वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। तो कार्बन और ग्रेफाइट का यूज करते हैं हम डीसी जनरेटरों में। जो ब्रश होते हैं ना, ब्रश, कार्बन ब्रश उनको बोलते हैं भी यार कार्बन ब्रश, वो ग्रेफाइट या फिर कार्बन के होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देगा, अवशिष्ट चुंबकत्व खोएगा, इसके लिए अभी आया था देखो यार, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर हम जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना घुमाकर उल्टा घुमा दें, दिशा चेंज कर दें, तो फिर वो अवशिष्ट चुंबकत्व जो है खो जाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाएगा, डीसी जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। जनरेटर की बात कर रहा है यार, अब योग या बॉडी जो है वो तो ये होती है, ठीक है, और ध्रुव जो है वो यहाँ पे लगे ही होते हैं। ध्रुव जैसे मान लो यार, दोबारा मैं बनाता हूँ उस डायग्राम को, ये आपका योग या बॉडी है, यहाँ पे पोल्स बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पोल्स बने होते हैं, अंदर आर्मेचर होता है। तो किस तरीके से सर्किट पूरा होता है, किस तरीके से, ये यहाँ आर्मेचर में से तो जाता है फ्लक्स,
आर्मेचर में से जाके ऐसे आता है। तो आर्मेचर कोर, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? आर्मेचर कोर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसीलिए आ गया इसका आर्मेचर कोर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? लोड बढ़ाएंगे तो यार देखो जो है ना वोल्टेज कम क्यों जाएगा? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप क्यों बढ़ता है? क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन होगी उसमें, आर्मेचर रिएक्शन, लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगी, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगी तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए, बहुत लंबी दूरी तक जो है आपको वितरण लाइन मतलब सप्लाई भेजनी है। ठीक है, किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं? किस प्रकार का? वहां पे हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। किसका? क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए, इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम जो है रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा, अरे देखो समझना है, इंसुलेशन प्रतिरोध बेहतर बना रहे तो वो सूखा रहना चाहिए। इंसुलेशन में जो है नमी नहीं रहनी चाहिए एक तरीके से, तो नमी नहीं रहनी चाहिए तो उसके मशीन में क्या करेंगे? गर्म हवा देंगे। गर्म हवा देंगे तो पूरी की पूरी नमी जो है ना मशीन की वो हट जाएगी। मशीन की नमी हटेगी तो वो एक तरीके से शुष्क रहेगा, और शुष्क अवस्था में उसका जो प्रतिरोध है, इंसुलेशन प्रतिरोध है, वो बेहतर बना रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना, अभाव मतलब के बिना, तो अभी मैंने बताया था सेपरेटली एक्साइटेड, अलग से उत्तेजित है तो अलग से उसमें फील्ड में जो है बैटरी जोड़कर उसको हम सप्लाई दे देते हैं, फील्ड को उत्तेजित कर देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वहां पे हमें अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का? तो आर्क वेल्डिंग के लिए अपन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, देखो श्रेणी जनरेटर जो है वो हम लेते हैं, अपनी जो डीसी पारेषण लाइनें होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप को जो है पूरा करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप की जो हो रहा है उसको एक तरीके से बूस्टर के रूप में, वोल्टेज ड्रॉप को जो है उसको समाप्त करने के लिए एक तरीके से वहां पे बूस्टर के रूप में काम में लेते हैं। शंट जनरेटर जो है बैटरी चार्जिंग वगैरह जो और भी कई उपयोग हैं, जैसे एक्साइटर है, बैटरी चार्जिंग है। ठीक है, वहां पे हम यूज में लेते हैं शंट जनरेटर। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का जो है ये लंबी दूरी तक डीसी पारेषण लाइनें हो वहां पे हम काम में लेते हैं। और जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर उसका हम यूज करते हैं किसके लिए? आर्क वेल्डिंग के लिए। आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? देखो यार, दो चीजें होती है, दो तरीके की वाइंडिंग होती है, एक होती है लेप और एक होती है वेव को ही हम तरंग बोलते हैं। लेप जो होती है ना वो उच्च करंट और कम वोल्टेज के लिए प्रयोग होती है, और वेव जो होती है वो कम करंट और उच्च वोल्टेज के लिए प्रयोग होती है। अब ये वेव का क्वेश्चन आया था तरंग का, तो तरंग उच्च वोल्टेज, ठीक है, और लो करंट और हाई वोल्टेज कौन से में? ऑप्शन सी में है, लो करंट और हाई वोल्टेज, लो करंट और हाई वोल्टेज, लो करंट हाई वोल्टेज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ये देखो यार, ये प्रतिरोध तार है, इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? इस प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? इस प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? देखो ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे प्रतिरोध कनेक्ट किया गया है और इस प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा है। यहाँ पे नियत वोल्टेज बनाना, वोल्टेज का कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ थोड़ी करेगा प्रतिरोध, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, ईएमएफ को बढ़ा तो कभी नहीं सकता भाई मेरे। धारा दिशा का आसानी से पलटना, धारा दिशा का आसानी से पलटना एक्चुअल में क्या होता है? देखो यार, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़े इसको। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ब्रश लगे होते हैं, उन ब्रश से क्या करते हैं, जब ये गति करते हैं, जैसे कम्यूटेटर आपका घूमता रहता है
तो ब्रश क्या करते हैं, एक कम्यूटेटर खंड से दूसरे कम्यूटेटर खंड पर पहुंचते हैं, जैसे ये गतिशील है, ठीक है। तो एक्चुअल में उस कंडीशन में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो करंट की डायरेक्शन आसानी से चेंज हो, इसके लिए प्रतिरोध यहाँ पे जोड़े जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ठोस फोल्सों का उपयोग क्यों किया जाता है। डीसी जनरेटरों में ठोस फोल्सों का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम हो सके, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर में योग बनाने के लिए, काफी बार नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बड़ी अगर छोटे हो तो कास्ट आयरन, और अगर बड़े हो तो फिर वहां पे रोल्ड स्टील, कास्ट स्टील या फिर रोल्ड स्टील बोल दो, ठीक है। तो बड़ी क्षमता के जो डीसी जनरेटर में होते हैं उनका जो योग या बॉडी जो है वो किसका बना होता है, रोल्ड स्टील का। किसका बना होगा, रोल्ड स्टील का। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या तात्पर्य है। अभी आया था क्वेश्चन, स्लिप रिंग का जो है एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है, एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ी देर पहले भी आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। ये देखो यार, इजीली आप आंसर दे सकते हो। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से तो उत्पन्न हो ही रहा है, लेकिन कैसा वोल्टेज उत्पन्न होता है, एसी होता है, सबको पता है। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है उसमें एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। फिर बाहर कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। एक्स के रूप में जो चिन्हित स्लॉट है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है टू फिक्स द की वी, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। टू फिक्स द की वे एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ पे जो है जो आपका आर्मेचर है इनसाइड, तो यहाँ पे क्या है, ये फिक्स करने के लिए, इसको जकड़, इसमें जकड़ हो जाए अच्छे से पकड़ के, इसको फिक्स, टू फिक्स द की वी, फिक्स करने के लिए, फिक्स करने के लिए। ये तो यहाँ ठीक करना ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक्चुअल में फिक्स करना मतलब स्थिर करना, बिल्कुल एक जगह मजबूती से वो पकड़ा हुआ रहे, जकड़ा हुआ रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। अब भाई यार, फील्ड कॉइल है तो फील्ड फ्लक्स ही तो पैदा करेगी वो। तो कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, कुंडली फ्लक्स का निर्माण ही तो करेगी। फील्ड कॉइल जो है आपको पता है यार, ये आर्मेचर है और ये फील्ड पोल्स है। इन फील्ड पोल्स के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट देते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो फ्लक्स पैदा करने के लिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बड़ा डीसी जनरेटर, बड़ा, ठीक है, बड़े डीसी जनरेटर में पोल कोर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए भाई, पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का, पोल जो है उसकी कोर बनाने के लिए हम ढलवां इस्पात, कास्ट स्टील का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कास्ट स्टील का। याद रखिएगा, बड़े डीसी जनरेटर की बात कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है कास्ट स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। पटलित क्यों करते हैं, फिर से क्वेश्चन आया ये, एडी करंट को कम करने के लिए, भंवर धारा सतियों को कम करने के लिए पटलित किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है, लेमिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में किस प्रकार, हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन से जनरेटर का उपयोग करते हैं, काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो है हम डीसी शंट जो जनरेटर होता है, डीसी शंट जनरेटर जो है वही यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, डीसी जनरेटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का जो है फिर से क्वेश्चन आया है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है आर्मेचर प्रक्रिया, जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है उसके प्रभाव के निवारण हेतु, या फिर देखो मैंने आप लोगों को उस समय बताया था कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के निवारण हेतु। तो यहाँ पे देखो डीमैग्नेटाइजिंग वाला जो है ऑप्शन दिया हुआ है, विचुंबकीय प्रभाव जो है उसको बेअसर करना, उसे समाप्त करना, उसे कम करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्रांतिक प्रतिरोध से रिलेटेड है और अभी ऑलरेडी आया भी था, मैंने बताया भी था कि जो फील्ड होता है ना, फील्ड उसका प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। अगर ऊपर होगा ना तो जो जनरेटर है वो वोल्टेज पैदा नहीं कर पाएगा, उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो ये पूछा है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध का मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा एक जनरेटर में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पाएगा।
तो उत्पन्न नहीं कर पाएगा कौन से ऑप्शन में, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जनरेटर जो है वोल्टेज उत्पन्न करने में विफल रहता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखो यार, आपका ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, डीसी जनरेटर। जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग रेगुलर वॉच कीजिए, आगे के चैप्टर्स 1 बाय 1 में लेकर आता रहूंगा, आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।